हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपको मॉडर्न फिजिक्स के इस नए वीडियो में। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था और आज जो है वो आपके सामने लेक्चर नंबर 17 है मॉडर्न फिजिक्स का और सेमीकंडक्टर का दूसरा हिस्सा। आपको याद होगा लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आई होप आपने उसे ज़रूर पढ़ लिया होगा। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, एनर्जी बैंड थ्योरी को समझा था। एनर्जी बैंड थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझा, और वहां पर हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात की थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन के बारे में। जंक्शन का फॉर्मेशन समझेंगे और इसी जंक्शन के फॉर्मेशन के पर आधारित एक डिवाइस होगा जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम है? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी बस शुरू करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, बैठ जाइए टेबल चेयर पे अनुशासित होकर के और शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा पीएन जंक्शन की। किसकी बात करूंगा आपसे? पीएन जंक्शन की। और पीएन जंक्शन बनता कैसे है और जब बनता है तो क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा मैं। और फिर इसी पर आधारित एक डिवाइस होगा जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। ठीक है, मैं यहां पर आपके सामने एनसीईआरटी भी ओपन कर ले रहा हूं जिससे कि आपको एनसीईआरटी की चीजें भी जैसे मैं बताता चलता हूं तो बताने में आसानी होगी। राइट, एनसीईआरटी, यस, 12th 6th चैप्टर। ये देखिए, हम लोग कल यही पढ़ रहे थे ना, याद होगा आपको। मैं एनसीईआरटी वाला फिगर वगैरह दिखाता रहता हूं जिससे थोड़ा सा आपको हौसला मिलता रहे। और जी समझिएगा, अब पीएन जंक्शन क्या होता है। आप लोग जानते हैं एक पी टाइप का क्रिस्टल हमने लिया, किसी का भी बना हुआ हो सकता है, सिलिकॉन का ले सकते हो, जर्मेनियम का ले सकते हो। ये एक पी टाइप क्रिस्टल है। राइट, पी टाइप क्रिस्टल में क्या होता है भाई, पेरेंट एटम तो होंगे, वो मैं बना नहीं रहा हूं, पेरेंट एटम होंगे। मेजॉरिटी में आपको होल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेजॉरिटी में होल मिलेगा। क्या सिर्फ होल होगा या इलेक्ट्रॉन भी होगा? निश्चित तौर से इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन भाइयों और बहनों जो इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं वो कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर आप एन टाइप को देखोगे तो एन टाइप के क्रिस्टल में, ये एन टाइप का क्रिस्टल है, इसमें मेजॉरिटी में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ में इसके होल भी होंगे। क्यों नहीं होंगे? एन टाइप में होल होता है कि नहीं होता है? होल होता है, ऐसा गलत फहमी का शिकार मत होइएगा, लेकिन यह माइनॉरिटी में होता है। तो आपको इसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को समझना हो। आप जैसे ही इन दोनों क्रिस्टल को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर एक जंक्शन क्रिएट होगा। अब समझिएगा, इस जंक्शन पे क्या होने वाला है। दुनिया में एक प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। हालांकि डिफ्यूजन एनर्जी खर्च करके भी कराया जाता है और बिना एनर्जी के खर्चे के भी होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। ऐसा हर जगह होता है। आप शहरों में भी देखेंगे कि आबादी उधर ही की ओर शिफ्ट होती है जिधर कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की आबादी ज्यादा है और यहां पर होल्स की आबादी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर लो कंसंट्रेशन में है रिलेटिवली, यहां हाई है, यहां होल हाई है, यहां होल लो है। तो जंक्शन पे क्या होगा? जंक्शन पे, दूर नहीं, जंक्शन पे एक घटना घटना शुरू हो जाएगी। दो घटनाएं घटनी है एक्चुअली। पहली घटना घटती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे ही आप जंक्शन क्रिएट करोगे तो पहली घटना घटना शुरू होगी डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है?
और डिफ्यूजन की वजह से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, राइट, इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की वजह से यहां पर भाइयों और बहनों एक निगेटिव स्पेस चार्ज डेवलप होगा। अब ये तो मैं इतना सटीक दिखा रहा हूं, इतना सटीक होगा नहीं, मतलब यहां पर सब जा रहे होंगे धीमे धीमे, होल इधर भग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, ये शुरुआती घटना एकदम आपने बस अभी कनेक्ट किया है तब की बात कर रहा हूं। फाइनल रिजल्ट मैं नीचे बनाऊंगा, फाइनल रिजल्ट मैं नीचे दिखाऊंगा कि क्या होगा। होल इधर भागना शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आयन जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से डिफ्यूजन नाम की एक घटना घट रही है। यह अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इधर भेज रहा है, यह मेजॉरिटी को इधर भेज रहा है। और होता क्या है कि इस तरीके से यहां पर निगेटिव चार्ज, और यहां जंक्शन के पास में यहां होल का मतलब पॉजिटिव स्पेस चार्ज क्रिएट होने। स्पेस चार्ज क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम पर्टिकुलरली ऐसे ही आके अरेंज होंगे, काफी बिखरे से होंगे, बट देयर विल बी सम सेपरेशन। इधर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहा होगा और इधर निगेटिव डेवलप हो रहा होगा। एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं आप, इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो ये वाला क्रिस्टल यहां से निगेटिवली चार्ज होना शुरू होता है और ये वाला क्रिस्टल इधर से पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू होता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। होल किधर जा रहा है, P2N, मेजॉरिटी होल किधर जा रहा है, P2N। जिधर होल जाता है उधर करंट बन जाती है, तो इस डिफ्यूजन की वजह से फट से करंट आ जाती है, जिसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। कहां पर, जंक्शन के पास में, राइट। जैसे ही आप पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, डिफ्यूजन नाम की घटना शुरू हो जाएगी। भाइयों और बहनों, डिफ्यूजन होने से एक नई चीज हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। इधर का सिरा पॉजिटिव और इधर का सिरा निगेटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, जिसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे, क्यों बढ़ेगी इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा वैसे वैसे स्पेस चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा चार्ज यहां इकट्ठा होते जाएंगे, जितना यहां इकट्ठा होते जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी, होती जाएगी। अब आप सोचो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, सोचिएगा जरा सा, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी चलो उधर, भगाएगी, चलो उधर, उधर भेज देगी। और अगर इधर गलती से कोई होल आ गया संपर्क में, गलती से क्या, होल तो रहेगा ही रहेगा, वो इधर भागना शुरू होगा। यानी ये दो प्रोसेस साथ होगी, डिफ्यूजन हो करके इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव डेवलप होने लगेगा, और साथ में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। डिफ्यूजन हो रहा है, ये इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर भग रहा है, और माइनॉरिटी इधर हो कौन है, होल इधर से इधर भग रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर, इधर से इधर, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इधर जाएगा, और इधर माइनॉरिटी कौन है, होल, तो इधर जाएगा। तो होल इधर से, इसका होल इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू होता है। अगर होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक नेट करंट दोनों की वजह से इधर की तरफ बनेगी। डिफ्यूजन करंट किधर से किधर बनी थी, P से N। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आके, या होल का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आके मूव कर जाना, इधर मूव कर जाना, यह कहलाता है ड्रिफ्टिंग। तो डिफ्यूजन हो तो डिफ्यूजन तो होगा ही होगा। डिफ्यूजन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से ड्रिफ्टिंग की घटना भी शुरू हो जाएगी। डिफ्यूजन रिजल्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एकदम शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं, फाइनल टचअप नहीं आया है अभी। क्लियर? अब होता क्या है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ये ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगी।
इस ड्रिफ्टिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के इधर देखो, यहां माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगी है ना, तो ये इसको इधर भगाएगी और होल को इधर भगाएगी, तो होल इधर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो एक करंट N से P पैदा हो जाएगी। उस करंट को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये डिफ्यूजन करंट है I डिफ, और ये I ड्रिफ्ट, जो कि N से P की तरफ आएगी, यानी ये डिफ्यूजन करंट के जस्ट अपोजिट आएगी। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब देखो, अगर आपको डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग समझनी ना, तो मोटी मोटी बात समझ। डिफ्यूजन मतलब मेजॉरिटी का मूवमेंट, और ड्रिफ्टिंग मतलब माइनॉरिटी का मूवमेंट। अगर आपको देसी बात समझनी, जब मेजॉरिटी का मूवमेंट हुआ तो डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। जैसे ही जंक्शन कनेक्ट करोगे, सब चलना शुरू करेंगे, डिफ्यूजन होने का, इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी होती जाएगी, ड्रिफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर हो जाएंगे। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर होने का मतलब यहां पर नेट करंट क्या हो जाएगी? जीरो। इन दैट सिचुएशन आपको क्या दिखाई देगा कि अब डिफ्यूजन बंद हो गया और ड्रिफ्टिंग भी बंद हो गया, या कह लो ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो अंत परिणाम में आपको क्या दिखने वाला है? मैं आपके सामने अंत परिणाम बना रहा हूं। अब यह अंत परिणाम देखिएगा। अंत परिणाम यह होगा कि यह है जंक्शन। इस जंक्शन के पास आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज स्पेस डेवलप हो गया, ये होल वाला, और यहां डेवलप हो गया है एक निगेटिव चार्ज स्पेस, और इसके बीच में है मौजूद कौन? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तगड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। ये E बोले थे, मान लो E0, यानी जंक्शन के इधर उधर कुछ दूरी पर यहां पर क्या हुआ? एक रीजन क्रिएट हो गया, एक इलाका क्रिएट हो गया। यहां कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, इधर अपना मेजॉरिटी होंगे होल, इधर मेजॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन, वो बैठा है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी में होल होंगे, यहां होल मौजूद है। यहां पर जंक्शन पे ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर हो गए, यानी इधर से इधर माइनॉरिटी का मूवमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इधर से इधर मेजॉरिटी का मूवमेंट, दोनों बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हम ये कहेंगे कि मूवमेंट बंद होकर के ऐसी तस्वीर आपके सामने बन गई। एक ऐसा इलाका होगा जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन होगा ना कोई होल होगा, कोई भी यहां पर चार्ज कैरियर नहीं होगा। चार्ज कैरियर यहां डिप्लीट करेंगे, उनकी कमी हो जाएगी। इस वजह से इस रीजन को, इस इलाके को हम एक नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, क्लियर? अब कोई भी होल उस पार नहीं जा सकता, यानी डिफ्यूजन नहीं होगा ना, कोई उस पार नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता उस पार? क्योंकि इस होल को उस पार ये जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इस होल को इस पार ये जाने नहीं देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पार नहीं आ सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ये फील्ड। इस फील्ड की वजह से यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाएगा। इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। भाइयों और बहनों, इसकी कुछ दूरी होगी, मान लो ये दूरी d है, d दूरी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इस यहां से लेकर के अगर यहां तक देखा जाए तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैरियर वोल्टेज। हम क्या कहते हैं उसको? बैरियर वोल्टेज। क्लियर है? डिप्लीशन रीजन के
कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं, V बराबर E0 इंटू डी होगा। भाई और बहनों, जितना ज्यादा बैरियर वोल्टेज होगा, आप समझ लीजिए जितना ज्यादा बैरियर वोल्टेज होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा इसे पार करना, और जितना कम बैरियर वोल्टेज है उतना पार करना आसान होगा। फिलहाल डिप्लीशन रीजन बन गया, एक बैरियर वोल्टेज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है N से P टाइप क्रिस्टल की तरफ, यह इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इस रीजन में कोई फ्री चार्ज पार्टिकल या चार्ज कैरियर नहीं होगा। हां, ये जो N टाइप होंगे इनके एटम होंगे, ये फास्फोरस वाला होगा कि नहीं होगा बोलो, इधर एल्युमिनियम वाला एटम होगा, यानी फास्फोरस आयन, एल्युमिनियम आयन, यानी इनके माई बाप मौजूद होंगे, वो थोड़ी मूव कर पाएंगे। भाई उन्होंने तो क्रिस्टल बनाया होगा ना, आप लोगों को क्रिस्टल का स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने क्रिस्टल में पूरा सिलिकॉन सब फास्फोरस वगैरह बनाया था, तो वो जो आयन है वो अपनी जगह रहेंगे, वो तो यहां मौजूद रहेंगे ना। यानी इस रीजन में कौन मौजूद होगा, इमोबाइल आयन, इमोबाइल आयंस यहां मौजूद होगा, और यहां पर फ्री चार्ज कैरियर लैग करेगा, नहीं होगा भाई और बहनों। अगर आप देखो समझने के लिए, तो आप एक बात समझोगे, यहां का पोटेंशियल हाई होगा और यहां का पोटेंशियल लो होगा, तो मैं यहां के पोटेंशियल को दिखाता हूं ये, और इस वाले के पोटेंशियल को दिखाता हूं लो, और हाई से लो जाओगे कम होता जाएगा, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ। इसी को हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या कहते हैं भाई और बहनों, बैरियर वोल्टेज। क्लियर हो गई बात आपको। अब मैं आपको दोनों जगहों पर इसको दिखाता हूं, एनसीईआरटी में भी और यहां। ये देखिए, यहां पर जब आए तो इलेक्ट्रॉन N से P, मैंने आपको बताया था ना, मेजॉरिटी का डिफ्यूजन होता है और माइनॉरिटी का ड्रिफ्टिंग होता है। देखो, मेजॉरिटी का डिफ्यूजन हो रहा है, माइनॉरिटी का ड्रिफ्टिंग, मेजॉरिटी का ड्रिफ्टिंग, मेजॉरिटी का डिफ्यूजन, माइनॉरिटी का ड्रिफ्टिंग। माइनॉरिटी की ड्रिफ्टिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डिप्लीशन रीजन कहलाता है, मैंने आपको बता दिया यहां पर। और ये देखो बैरियर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। यहां पर ये देखो, इन्होंने बहुत डिफाइंड लाइन नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया डिफाइंड लाइन नहीं होती है, स्पेस चार्ज टाइप का डेवलप हो जाता है, बहुत फाइन लाइन नहीं होती है। समझ में आ गया आपके। तो ये जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया भाई और बहनों, और ये कहलाता है, आपको नोट्स में भी दिखा दे रहा हूं तो ताकि हौसला मिल जाए आपको। पीएन जंक्शन, एक डिफ्यूजन होता है, एक ड्रिफ्टिंग होती है, ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ होल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एंड गेट डेवलप्ड, द लेयर ऑफ जंक्शन इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन होल्ड्स कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। मैंने बता दिया, बैरियर वोल्टेज के बारे में बता दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिप्लीशन लेयर को प्रिवेंट करता है, मेजॉरिटी कैरियर को, मतलब जो डिफ्यूजन उसको बैरिकेटिंग करता है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P, P to N, a current is formed directed from P type to N type called as diffusion current. Due to presence of electric field, junction of electron gets drifted towards N type, holes get drifted towards P type, as a result current बनती है, ड्रिफ्ट करंट मैंने बता दिया आपको। इक्विलिब्रियम पे ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों की वैल्यू सेम होती है, सब यहां बना हुआ है, सब यहां लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आपके। अब भाई और बहनों, ये तो बन गया पीएन जंक्शन। अगर मैं यहां पर एक मेटालिक हिस्सा लगा दूं किनारे किनारे, तो यहां पर दो टर्मिनल बनके तैयार हो जाएंगे, और ये जो यंत्र बनके तैयार होगा, इस यंत्र का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम है, पीएन जंक्शन डायोड। रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, यहां पर ये P है और यहां पर ये N है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। हम सर्किट में इस सिंबल को बनाएंगे और शो करेंगे, ठीक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
पीएन जंक्शन डायोड की बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो पीएन जंक्शन है, यहां पर देखिए मेटेलिक सरफेस लगा करके मेटेलिक कांटेक्ट हमने बना दिया और पीएन जंक्शन बना दिया। ठीक, क्लियर। अब आइए आगे की बात करते हैं। जब आप पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को, डायोड मतलब दो टर्मिनल वाला, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो भाइयों और बहनों हम किस तरह से इसे कनेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से इसका बर्ताव तय होता है। यानी जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कई चॉइसेस होती हैं, कई चॉइसेस क्या, 2 चॉइसेस होती हैं, जिसके आधार पर यह अलग अलग तरह का बर्ताव करता है। राइट, इसके लिए हमें पढ़ना है जी बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब हम जंक्शन डायोड को सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट, 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, देखो हमको सबसे पहले यह समझना है कि फॉरवर्ड बायसिंग कहते किसे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, क्या चीज है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है? देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो जुड़ा है हायर पोटेंशियल से। किससे? हायर पोटेंशियल से। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है भाई और बहनों वो जुड़ा है लोअर पोटेंशियल से। पी टाइप जुड़ा है हायर पोटेंशियल से और एन टाइप जुड़ा है लोअर पोटेंशियल से। समझ में आ गया? पी टाइप कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड एन टाइप कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। इसमें कोई शक वाली बात आपको नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात। हायर का मतलब पॉजिटिव नहीं होता और लोअर का मतलब निगेटिव नहीं होता। आइए मैं आपको समझाता हूं किन किन सिचुएशन में फॉरवर्ड बायसिंग हो सकती है। देखिए, हायर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव भी हायर लोअर है। अगर ये +5 से जुड़ा है और ये +3 से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्यों? ये हायर से जुड़ा है, ये लोअर से जुड़ा है। ये -3 से जुड़ा है, ये -5 से जुड़ा है तो भी ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, क्योंकि ये हायर से है, ये लोअर। यहां ये 0 से है, ये -2 है, 0 हायर है, -2 लोअर है तो हायर, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग भाई और बहनों कहने का मतलब पी टाइप हायर से और एन टाइप लोअर से। अब आपको समझना है कि यहां पर हम फॉरवर्ड बायसिंग जब करेंगे तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे। इसकी स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायोड लेना पड़ेगा। ठीक, डायोड लेकर के यहां पर आपको सेल अप्लाई करना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। हम मान लेते हैं इसका कुछ बैरियर वोल्टेज होगा VB, दैट इज 0.7 वोल्ट। मैंने ऐसे ही ले लिया है, इतना ही कम होता है, 0.2 0.7 ऐसे वैल्यू होती है। मैंने जस्ट 0.7 ले लिया है ताकि आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आए। और आप जो यहां अप्लाई कर रहे हो ये एप्लीकेशन कितना भी हो सकता है, इट इज वेरिएबल। और आपने क्या करा कि यहां पर लगा लिया है एक वोल्ट मीटर। किसको लगा लिया है? सॉरी, एरो क्यों लगा दिया? एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर इसमें बहने वाली करंट बताता है। और यही लगा लो एक अमीटर, आइडियल है सब कुछ, तो ये करंट बता देता है। अब हम क्या करेंगे, ओहम अंकल की तरह यहां पर हमने V और वोल्ट मीटर और एमीटर लगा करके हम इसको चेंज करते जाएंगे और इस B और A को देखेंगे। राइट, सबसे पहले हमने फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, गलती से रिवर्स बायसिंग हो गई है।
आप चाहें तो इसे, चाहें क्या, हम पढ़ ही रहे हैं फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस जब करना है तो ये लो, पूरा बात ही बदल गया, ये लो, कोई नहीं, ये लो, अब है फॉरवर्ड बायस। ठीक, सुंदर सुशील। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। किसका किसका ग्राफ खींचेंगे? आई और वी ग्राफ। अगर आप ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा होता तो इसका ग्राफ कैसा आता? स्ट्रेट लाइन आता। क्या आता भाई और बहनों? स्ट्रेट लाइन आता। हमने यहां वोल्टमीटर लगाया और हमने यहां करंट लगाया। अब हम क्या करने वाले हैं? आई और वी का ग्राफ खींचने वाले हैं। इसको हम कहते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक का क्यों मतलब है? एक्चुअली यही इसका अभिलाक्षणिक गुण है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। आई और वी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, यानी इसी के लिए पाया जाता है, खास कर है ये। अगर ये आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनता है, मैं उसी का आपको दर्शन थोड़ा कराना चाह रहा हूं। बड़ा जबरदस्त दर्शन है। आपको दिखेगा फॉरवर्ड बायसिंग में कि ये धीरे धीरे बढ़ते 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 अचानक करंट बढ़ गई। एक सर्टेन पोटेंशियल पे आपको अचानक करंट बढ़ गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये थोड़ा ऐसे चलता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, मैंने ज्यादा बढ़ा दिया है। वैसे इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाती करंट, मिली एम्पियर में ही रहती है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं आईवी का ग्राफ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहो, ये देखो, तो सटा ही हुआ है एकदम से, मिली एम्पियर में है ना। बहुत कम मिली एम्पियर होता है, ये बिल्कुल इसी में सटा हुआ है। ठीक, ऊपर वाली ये आधी नहीं ग्राफ बना रहा हूं मैं, इधर वाली ग्राफ बना रहा हूं। 0.246 के आगे थोड़ा सा देखो ना, एकदम से अचानक, तो आपको ये दिखेगा यहां पर। ये तो मैंने थोड़ा ऊपर करके बना दिया, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं ज्यादा बना दे रहा हूं ना, इतना ज्यादा थोड़ी होती है, बहुत ऐसे ग्राफ बनेगा। ये यूं 1.7 मान लो, ये लगभग मान लो, लगभग है ना। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक, एग्जैक्ट ग्राफ अगर आप देखोगे तो यही है, ही एकदम एग्जैक्ट 0.7 के पास पहुंचते पहुंचते अचानक एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ती। तो अपने को दिख रहा है कि शुरुआत में करंट धीरे धीरे बढ़े और अचानक एक करंट बढ़ रही है। अब ऐसा क्या हो रहा है, ये देखो पूरा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ऐसा क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में जो हमको ऐसा ग्राफ मिलता है और ऐसी कहानी मिलती है। आइए इस कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमको, अब होता क्या है समझिएगा। या चलिए नया बना लेते हैं, या यही बना देते हैं ना, यही बना देते हैं। देखो, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग किए होगे भाई और बहनों, तो क्या मामला होगा? मामला यह होगा कि ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा। समझना थोड़ा थोड़ा। और आपने इसके बीच में ग्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा होगा। जैसे ही आप वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ये जो डिप्लीशन रीजन होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होना, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी कम होना, और कंडक्टिविटी इस जोन की सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कम चार्ज कैरियर है। आप सोच के देखिए, अगर मैं इस पूरे जंक्शन डायोड को देखूं तो 3 हिस्से में बांट सकता हूं। एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, और एक हिस्सा ये वाला। कितने हिस्से टोटल हो गए? 3 हिस्से। एक जंक्शन के पास वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा। तो हुआ क्या भाई और बहनों, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है? क्योंकि यहां की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं, कहीं का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसी का तो होगा।
यानी जो आप अप्लाई करते हो इसके बीच में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पर ड्रॉप होता है। अगर मैं इसको एक दूसरे फिगर से बनाने की कोशिश करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं भाइयों और बहनों, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि यहां पर मैं 3 रीजन दिखा रहा हूं आपको। एक तो P वाला, एक N वाला और एक डिप्लीशन रीजन। और हमने क्या किया, यहां पर हमने लगाया हायर और यहां लगाया लोअर। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई इधर की तरफ। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E0 मान लो। और आप सोच के देखो कि इस रीजन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिप्लीशन रीजन का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने की वजह से इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है थोड़ी कम होती जाती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिप्लीशन रीजन की विड्थ बराबर में E0 इंटू में D। अगर उसकी विड्थ कम होगी तो बैरियर वोल्टेज पहले से कम होता जाएगा। यस और नो? इस जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे वो लगभग V माइनस में VB आएगा, जो आपने V अप्लाई किया है, और बैरियर वोल्टेज। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, से कंफ्यूज हो जाओगे। आप इससे मत समझो, मैं दूसरे समझा दूं। देखो होगा क्या कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ कम होती जाएगी। जब विड्थ कम होगी भाई और बहनों तो बैरियर वोल्टेज कम होगा। अब देखो समझो, पहले बैरियर वोल्टेज ये था, याद आ रहा है? अब बैरियर वोल्टेज पहले की तुलना में कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप जैसे जैसे यहां पर भी बढ़ाते जाओगे बैरियर वोल्टेज कम होता जाएगा। अगर बैरियर वोल्टेज कम होता जाएगा तो इधर के जो मेजॉरिटी हैं इनको कूद करके जाना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कूद के जाना आसान हो जाएगा। और मेजॉरिटी का जो माइग्रेशन होता है हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो भाई और बहनों, जो डिफ्यूजन करंट है वो बढ़ जाएगी और ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? सोचो भाई, जब ये बैरियर वोल्टेज कम हो जाएगा तो जंप करके जाने के लिए, यानी इस बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करने के लिए आसानी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी मदद करेगा। एज ए रिजल्ट ये डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। यानी इधर अगर आप देखेंगे तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ठीक ठाक बढ़ जाएगी। आप यहां पर बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। अगर बैरियर वोल्टेज मैंने कहा कि 0.7 वोल्ट है, मैंने अपने तरफ से कहा था ना बैरियर वोल्टेज 0.7, और अगर आपने इधर 0.7 लगा लिया तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 माइनस 0.7 है। यानी यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 के लगभग हो जाएगा। यानी होगा क्या, आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एक समय बैरियर वोल्टेज समाप्त हो जाएगा और बैरियर वोल्टेज समाप्त होने की वजह से खटाखट डिफ्यूजन होने लगेगा, यानी बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगी। सोच के देखिए, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग करी, फॉरवर्ड बायसिंग करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। यह पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा ड्रॉपेज यहां करा देगा, मतलब मैक्सिमम ड्रॉपेज। अगर वी लगाया तो लगभग मान लो वी यहीं गिर जाएगा। एग्जैक्ट वी तो नहीं होगा, लेकिन वी मान लो पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं जाके गिरेगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा। अब पूरा का पूरा यहां जाके गिर रहा है, वीबी पहले से मौजूद है जो इसके अपोजिट है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन का कितना बन गया? वी माइनस वीबी बन गया कि नहीं बन गया? अब मैंने आपसे कहा था वीबी आप 0 मान लीजिए, सॉरी वीबी आप 0.7 मान लीजिए। अगर आप इसको बढ़ाते बढ़ाते 0.7 पे ले जाओगे तो 0.7 माइनस 0.7 0 हो गया, बैरियर वोल्टेज एकदम 0 हो जाएगा, यानी डिफ्यूजन बहुत तेजी से होने लगेगा, अचानक करंट बढ़ जाएगी। इसीलिए तो आपको दिख रहा है कि आप जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, देखिए
अप्लाइड वोल्टेज है, उसको बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते 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 0.7 पे पहुंचा, अचानक करंट बढ़ जाती है। भाई और बहनों, इस अप्लाइड वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं। आप मान सकते हो जो लगभग बैरियर के आसपास ही होगा, एग्जैक्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन लगभग बैरियर के आसपास होगा। समझ में आ गया आपके? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो इसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी, डिफ्यूजन बहुत तगड़े से होगा। अभी मन में आ रहा होगा क्या ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही होगी क्या? ड्रिफ्टिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है भाई और बहन। ये यहां पर जो ड्रिफ्टिंग है वो लगभग वही रहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़ गई कम, मतलब लगभग वही रहती है। तो यहां पर क्या क्या हुआ है आप उसको देख लीजिए। द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, मैंने आपको बता दिया। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू बैरियर पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेस। The electron from n type crosses the depletion region to reach p type and holes from, वही मैंने आपको बताया कि they move towards their minority region, यानी मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन बढ़ जाता है। At junction boundary the concentration of minority carrier increases, therefore the electron and holes more towards h, p and n respectively. As a result net current is formed from p type to n type। वही बात है भाई, जब यहां से यहां होल जाएगा सोचो, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की भसड़ मचने लगेगी और यहां पर होल की भसड़ मचेगी, भीड़ मचेगी, और होल की भीड़ मचेगी तो होल इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। एज अ रिजल्ट एक नेट करंट बन जाएगी। इसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। कौन सी करंट कहते हैं? फॉरवर्ड करंट। ये नेट करंट होती है, ये नेट करंट होती है जो डिफ्यूजन की वजह से बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? तो हम इसे कौन सी करंट कहते हैं? फॉरवर्ड करंट। एट अ सर्टेन वोल्टेज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस रैपिडली, दिस इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। मैंने वो बता ही दिया आपको, 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? बैरियर वोल्टेज घट के एकदम जीरो के बराबर आ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट विल बी निग्लिजिबल, ना के बराबर होगी। मैंने आपसे कहा ना, जब स्लिट की विड्थ कम हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस एकदम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां खत्म होता जाएगा, आप खुद सोचो ना, बुद्धि लगाओ, यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होता चला जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस ही खत्म होता चला जाएगा बैरियर वोल्टेज वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगभग खत्म होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होती जाएगी तो एकदम धड़ाधड़ ये करंट इधर बहने लगेगी। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। लेकिन एक बात समझो, ये बहुत बड़ी करंट नहीं होती है, मिली एम्पियर में होती है। और यहां जो आप अप्लाई करते हो ये भी 0.7 वोल्ट। इतने कम वोल्ट पे ये काम करने लगता है ना, बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है। आगे चल करके मैं सेमीकंडक्टर के फायदे बताऊंगा तो उसमें आपको गिनवाऊंगा कि देखो 0.7 पे ही हम धड़ाक से करंट फ्लो करा दिए। दिस इज कॉल्ड क्या? फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ठीक, अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग तो हो गई। अब बात करेंगे रिवर्स बायसिंग कंडीशन। बड़ी गजब की कंडीशन है। अब इसका भी ग्राफ देख लो पहले। रिवर्स बायसिंग का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लो। रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है कि पी टाइप को लोअर पोटेंशियल से जोड़े हो और एन टाइप को हायर से जोड़े हो। पी टाइप को लोअर से और एन टाइप को हायर से। ये देखो, ये कहीं होगा, ये देखो, पी टाइप को लोअर से जोड़ने का मतलब निगेटिव और एन टाइप को हायर से जोड़ने का मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्लियर? सिंपल बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो भाइयों बहनों, यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव है, या फिर ये +3 हो, ये +7 हो, ये माइनस, मतलब पी लोअर पे होना चाहिए और एन को हायर पे होना चाहिए। यहां देखो, ये 0 पोटेंशियल है, ये -5 है। ठीक बात है? बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, ठीक।
तो अब देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या होगा समझिएगा, कोई भी बना, फिर वही बात है, अगेन 3 रीजन होंगे, समझिएगा, ये रीजन प्लस है, यहां माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है E0, पोटेंशियल डिफरेंस VB, अभी ये P है, मेजॉरिटी होल, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल। अब देखो क्या होता है, समझना बहुत जबरदस्त है। आपने क्या किया, इसको जोड़ा लोअर पोटेंशियल और इसको हायर, ठीक। अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ खींचते हैं यहां पर V अप्लाई करके, तो भाई और बहनों कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका बिल्कुल ही गजब का मिलता है। यहां पर जो करंट आएगी वो करंट आपकी माइक्रो एम्पियर में नापी जाएगी। माइक्रो एम्पियर बहुत छोटी करंट, स्मॉल करंट, हम इसे कह सकते हैं नहीं है करंट, है ना। तो एकदम जैसे जैसे निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, मतलब माइनस में लगाए हो ना, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते 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 थोड़ी थोड़ी करंट आएगी और अचानक करंट बढ़ जाएगी। यह कैरेक्टरिस्टिक बनता है I और V का। वैसे ही काम करना है आपको। I और V का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक खींचना है तो आपने PN जंक्शन डायोड लिया, यहां लगा दिया अमीटर, यहां लगा दिया वोल्टमीटर और इसको लगा दिया रिवर्स बायसिंग कंडीशन में, P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से। अब क्या होता है समझिएगा, वही बात जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आप अप्लाई करोगे ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस यहां अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं V को यहां अप्लाई कर दूं, लगभग V होगा, एग्जैक्ट V नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा V प्लस VB। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाएगी भाई और बहनों, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। जब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ेगी भाई और बहनों, डिप्लीशन रीजन की क्या हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। और भाई और बहनों अब बैरियर पोटेंशियल कितना हो गया, V प्लस में VB हो गया। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल भी इधर से प्लस और इधर माइनस है, तो इस पोटेंशियल का साथ देने लगा। भाई ये भी प्लस और यहां माइनस पोटेंशियल था, और ये भी प्लस ये भी माइनस, तो जुड़ गया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां का V प्लस VB हो गया कि नहीं, सोचो। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन बढ़ गई, तो इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाइयों बहनों वो भी चेंज हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो भैया ये बढ़ गया। अब इससे होता क्या है, थोड़ा महसूस लॉजी, होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखो बढ़ गई है, ये गुलाबी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अब आ गई है, गुलाबी, होता क्या है समझिएगा। ऐसा होने की वजह से एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको समझना है। यहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की चपेट में आते हैं और ये भग के इधर जाते हैं। ऐसे ही होल इसके संपर्क में आते हैं, इधर भग के जाते हैं। जब बैरियर वोल्टेज बढ़ गया है तो डिफ्यूजन तो खत्म, डिफ्यूजन तो गया काम से, यानी फॉरवर्ड करंट बहेगी ही नहीं। P से N की तरफ वाली करंट नेस्तनाबूद हो गई, लगभग 100% तो नहीं कह सकते, कुछ इसमें जवान होंगे जो पार कर भी रहेंगे, लेकिन हम लोग 0 ही मान लेंगे। लेकिन आप सोचिए इस इलेक्ट्रॉन के इधर जाने और होल के इधर जाने, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग होने की वजह से एक करंट है जो N से P की तरफ बनेगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट बहेगी। बहुत मामूली करंट होगी। क्यों बहुत मामूली होगी, अरे माइनॉरिटी वाले बहुत थोड़ी होंगे, मामूली करंट होगी, माइक्रो एम्पियर में, माइनॉरिटी बहुत कम होंगे। और मामूली करंट को हम रिवर्स करंट कहते हैं, राइट। ड्रिफ्टिंग की वजह से डेवलप्ड हुई है,
बहुत मामूली होती है। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि कुछ सर्टेन वोल्टेज पे अचानक क्या हुआ कि रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ गई। रिवर्स करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ गई है एक सर्टेन वोल्टेज पे। इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब आप इसको बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन वोल्टेज, बहुत ज्यादा नहीं होता है वो भी, एक सर्टेन वोल्टेज पे लाओगे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, अचानक रिवर्स करंट बढ़ जाती है। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो जाता है कि रिवर्स करंट बढ़ जाती है? तो दो घटनाएं घट सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी है जो यहां पर घट सकती है, और उन दो पॉसिबिलिटी के आधार पे जो डायोड का ब्रेकडाउन होता है उसे हम दो तरह का ब्रेकडाउन कहते हैं। एक को कहते हैं एवलांशे ब्रेकडाउन और एक को कहते हैं ज़ेनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर कह लो, ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांशे ब्रेकडाउन। तो रिवर्स में बैरियर वोल्टेज, बैरियर डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ेगी, बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा, फॉरवर्ड करंट लगभग जीरो हो जाएगी, डिफ्यूजन करंट घट जाएगी बहुत ज्यादा, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी पर उतना नहीं आएगी जितना आना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आती, ड्रिफ्ट पर बढ़ जाएगी। तो यहां कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड द बैरियर वोल्टेज इंक्रीजेस एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आल्सो इंक्रीजेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड, मतलब डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस इनॉर्मसली, the direction of electric field junction is such that its electron p time in time move at the junction due to random motion, they will shift higher concentration zone, यानी कि वो माइनॉरिटी वाला मूव कर जाता है उधर। ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट करंट और रिवर्स करंट इंक्रीजेस। द रिवर्स करंट इज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इवन स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू, मैंने आपको बताया ना बहुत थोड़ा वोल्टेज भी स्वीप करा देता है अपोजिट डायरेक्शन में। द रिवर्स current depends upon concentration of minority charge carrier on either side of junction. For a certain critical reverse bias breakdown voltage, reverse current increases sharply. This is called breakdown of junction diode. अब वो दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, वो मैं आपको बताता हूं, एक एवलांशे है और एक ज़ीनर ब्रेकडाउन है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एनसीईआरटी का कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर हो। तो भाई और बहनों, ये अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, ठीक। पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन है, ठीक है। ठीक, ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, और जो मैंने आपको डेटा बताया, ठीक है, जो डेटा दिया था रिवर्स बायस वाला, स्मॉल करंट आती है, वेरी स्मॉल की वैल्यू तो नहीं लिखी हुई, चलो यहां बनाऊंगा ग्राफ में, ये देखो, ठीक है। तो बहुत छोटी करंट आती है, 10 माइक्रो एम्पियर और इस तरीके से आती है, ठीक। और बहुत कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन भी हो जाता है, ठीक। अब ब्रेकडाउन में ऐसा क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए आपसे बात करते हैं ब्रेकडाउन में ऐसा क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हुआ और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन बढ़ गया, इसको हम माइनॉरिटी इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंजेक्शन। देखिए इसका जिक्र है फॉरवर्ड बायस में। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हो रहा है मुझे बताइए, फॉरवर्ड बायस में होल इधर से इधर जा रहे हैं ना, इसको माइनॉरिटी इंजेक्शन भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र है, कभी कभी पूछ देता है कि माइनॉरिटी इंजेक्शन कहां होता है, कहीं होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इंजेक्टेड मतलब इधर से इधर इंजेक्शन हो जाता है उनका, बैरियर वोल्टेज कम होने की वजह से, ठीक है, कहीं पर जिक्र है, ठीक। देखिए सिमिलरली पी साइड से क्रॉस करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लीशन रीजन एंड रीच पी साइड। एन साइड से पी साइड आ रहा था ना इलेक्ट्रॉन,
अरे मेजॉरिटी वाला जा रहा था इधर, मेजॉरिटी से अपने माइनॉरिटी में जा रहा है और ये अपनी मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में जा रहा है, राइट। इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो एक बढ़िया सवाल थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन नाम की घटना किस बायसिंग कंडीशन में होती है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? तो जवाब है फॉरवर्ड में। ठीक भाई, यही बात बतानी थी इसमें। और डेटा सेटा यही सब, डेटा अट्टा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि नी वोल्टेज वगैरह कितना था। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको? अच्छा, मैं ब्रेकडाउन की बात कर रहा था। ब्रेकडाउन भाइयों और बहनों दो तरह का है, एवलांशे और जीनर ब्रेकडाउन। अब एवलांशे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन इन दोनों का जिक्र है। हालांकि आपको एवलांशे ब्रेकडाउन से मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है, ये एवलांशे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन दोनों को मैं बताता हूं होता क्या है, समझिएगा। ठीक है, देखिए अब होता क्या है रिवर्स बायस कंडीशन में, उसको समझना है। अब इसमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, समझ लो। ये है रिवर्स बायस की कंडीशन, ये P है और ये N है, यहां माइनस है और यहां प्लस है, मतलब ये हायर है ये लोअर। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और यहां निगेटिव, और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अच्छा, इस जगह पर कौन होगा? यहां पर माई बाप होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं माई बापों का, माई बाप का, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं। ये सिलिकॉन होगा, ऐसे बॉन्ड बनाया होगा, ये डुम 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 सब बनाया होगा कि नहीं? मैं इधर बना दे रहा हूं, ये देखो, ये लोग सिलिकॉन है ऐसे। ठीक, अब होता क्या है समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है भाइयों बहनों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जाते इतना काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को मार के उड़ा देता है। और जैसे उड़ाता है इस जगह पे, ये इधर से जो P से जा रहा है, जो यहां पर बाउंड्री पे याद है ना, जो जा रहा था उधर, ड्रिफ्टिंग हो रही थी जिसकी, ड्रिफ्टिंग में वो इतना बौरा जाता है, इतना पगला जाता है कि वो जा करके इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मार के उड़ा देता है। और जैसे ही मारता है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। इससे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे जाके बैठे, यानी रिकंबाइन करे, इससे पहले ही ये जो मुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस होल को कहता है चलो इधर, इलेक्ट्रॉन को कहता है चलो इधर। तो ऑलरेडी एक करंट इधर की तरफ थी, एक करंट और बन गई, इन्होंने आकर के करंट और बढ़ा दिया। और ऐसी घटना एक जगह नहीं होती है, पूरे क्रिस्टल में होती है, तो अचानक से करंट बढ़ जाता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आकर के मार के उड़ा देता है, और उड़ाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने की वजह से चार्ज कैरियर की संख्या इनॉर्मसली बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से एक रिवर्स करंट बन जाता है। हम इसको ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन डायोड कहते हैं। सिंपल है, क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन डायोड। समझ में आ रही होगी बात। मामले को बढ़ाते हैं आगे। ठीक, अब एक और घटना घट सकती है। क्या घटना? यह घट सकती है कि इस अपने आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तगड़ी हो गई कि इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने आप फ्री कर दिया, और जैसे फ्री किया यहां पर अगेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो गया, पैदा हुआ। इसके पहले कि ये वापस जाकर रिकॉम्बाइन करे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को जुदा कर देती है, फिर इनके मूवमेंट की वजह से एक करंट बन जाती है अपोजिट डायरेक्शन, यानी N से P की तरफ, रिवर्स करंट।
तो एक ब्रेकडाउन ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी ने मार के इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा किया, और एक ब्रेकडाउन ऐसा हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने आप पैदा किया। तो पहला वाला जो ब्रेकडाउन है जिसमें माइनॉरिटी मार के उड़ाता है उसको कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं जी? एवलांचे। एवलांचे लिखते हैं, एवलांचे पढ़ते, एवलांचे ब्रेकडाउन। और दूसरा वाला जीनर ब्रेकडाउन या जेनर, जो भी कहो, जीनर ब्रेकडाउन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्वायर्स हाई काइनेटिक एनर्जी व्हाइल क्रॉसिंग द जंक्शन, they collide with electron and covalent bond creating electron hole pair which also take part in current formation. High current is produced. This mechanism is called as avalanche. जब माइनॉरिटी आके मारे और ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक्सपीरियंस फोर्स, अपने आप फोर्स एक्सपीरियंस कर जाए, तो हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ये जेनर डायोड का सिंबल है। आगे चल करके मैं जेनर डायोड के काम के बारे में भी बात करूंगा। इसका मुख्य काम होता है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इस ब्रेकडाउन होने के बाद आप जितना चाहे उतना वोल्टेज अप्लाई करते रहो, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में चेंज नहीं आता। वो कैसे नहीं आता हम बाद में बात करेंगे जीनर डायोड के फंक्शन के बारे में। ठीक, तो मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड बताया। पीएन जंक्शन डायोड के बाद भाई और बहनों मैंने जंक्शन डायोड की बायसिंग भी बता दी, आपको फॉरवर्ड बायसिंग बता दी और आपको रिवर्स बायसिंग भी बता दी। राइट? अब ये जो जंक्शन डायोड है इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है? तो जंक्शन डायोड का काम होता है रेक्टिफिकेशन करना। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है भाई और बहनों, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में बदल देना। किसको किसमें? एसी को डीसी में बदल देना। आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी है ना, जो अपना डायरेक्शन बदलती है। इसे एक ऐसी करंट में बदल देना जो अपना डायरेक्शन बदले ही ना, इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं रेक्टिफिकेशन करना। ठीक, अब जब डायोड यूज किया जाता है तो भाई और बहनों डायोड से जब रेक्टिफिकेशन किया जाता है तो भाई और बहनों जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो तीन तरह से इसका यूज किया जाता है। एक सर्किट को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, एक को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट, और एक है ब्रिज रेक्टिफिकेशन सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर। राइट? हालांकि ब्रिज रेक्टिफायर का जो जिक्र है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है। जैसे देखिएगा यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, फुल वेव रेक्टिफायर है, दो रेक्टिफायर है, इसका जिक्र आपके सामने किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। जीनर कह रहे हैं, ब्रिज की बात नहीं है, लेकिन मैं ब्रिज की बात करूंगा, आप देख लीजिए कैसे प्राप्त होता है। चलो सर्किट बनाएंगे, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से चमकेगा। यहां पर भाई और बहनों हमने लगा दिया एक ट्रांसफार्मर, और ये हमारा सोर्स है एसी सोर्स। ये लो, ये ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी कॉइल वगैरह है। हमने यहां पर क्या किया, एक डायोड लगाया। हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफाइंग सर्किट या रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब आधा वेव रेक्टिफायर होगा, यानी आधा के लिए आउटपुट मिलेगा और आधा के लिए नहीं मिलेगा। चलो यहां पर हमने डायोड लगा दिया, और भाई और बहनों ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मतलब यहीं पर हमको आउटपुट प्राप्त होना है। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। अब समझिएगा, ठीक, बहुत आसान है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कुछ खास वाली बात नहीं है इसमें। जब पहले हाफ साइकिल इसकी चली होगी तो भाई करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। मान लीजिए उस डायरेक्शन के लिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ये प्लस है तो पी टाइप प्लस से जुड़ा है और एन टाइप माइनस से जुड़ा है, यानी इस वक्त ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो भाई और बहनों आपको आउटपुट मिलेगा 0 से लेकर के T/2 तक।
अब सेकेंड हाफ साइकिल चली तो डायरेक्शन पलट गया, यानी ये प्लस के बजाय ये माइनस हो गया और ये माइनस के बजाय प्लस हो गया। अगर ये माइनस हो गया तो ये लोअर पोटेंशियल से जुड़ गया और ये हायर पोटेंशियल से जुड़ गया। इसका मतलब अब ये रिवर्स बाइस हो गया, और जब रिवर्स बाइस हो जाएगा तो आपको याद है करंट ना के बराबर मिलेगी या नहीं ही मिलेगी। जब करंट नहीं मिलेगी तो T/2 से लेकर T तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगली साइकिल चलेगी तो फिर मिलेगा। यानी हर हाफ साइकिल के लिए, एक साइकिल में हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलता चला जाएगा। और यहां जो भी करंट प्राप्त होगी भाई और बहनों, इस करंट के बारे में अगर आप गौर करिए तो इसका डायरेक्शन तो एक ही आ गया, यानी ये एसी डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम एक रिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल। अगर यहां एक साइकिल चलेगी तो यहां एक रिपल आएगा। अगर यहां न्यू साइकिल चलेगी 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज 100 साइकिल, तो यहां पर कितने रिपल आएगा? तो रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पर जो अप्लाइड है, इनपुट है, उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है। समझ में आ गया? सिंपल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक डायोड से काम चल गया, रिपल फ्रीक्वेंसी आपके पास जो एक्चुअल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर आ गई। ठीक है, देखिएगा सर्किट बना हुआ है आपके यहां, ये देखिए पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे, देखो इनपुट में ये सब मिला और हर एक साइकिल में आधे साइकिल के लिए मिला, तो दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। अब किसकी बात करेंगे? हाफ की बजाय फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगेन यहां पर सर्किट बनाएंगे भाई और बहनों, और सर्किट देखो ये हुआ, या ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना लो। ठीक है, ये लो, आप कैसे ही बना सकते हो। यहां पर हमने दो डायोड लिए हैं, ध्यान दे पा रहे हैं आप? एक को कहते हैं D1 और एक को कहते हैं D2। ठीक, चलो ठीक, फिर वही काम करते हैं। दो डायोड हमने लिए, अब क्या करने वाले हैं? जैसे ही आपने अप्लाई किया, ये वाला मान लीजिए प्लस हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अगर ये प्लस हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये दोनों लोअर पोटेंशियल में होंगे, तो हम इसे भी निगेटिव बोल देते हैं, इसे भी निगेटिव बोल देते हैं और इसे भी निगेटिव बोल देते हैं रिलेटिवली। क्लियर? जरा गौर करिएगा, अगर ये वाला निगेटिव से है तो ये रिवर्स बाइस है इस वक्त, और ये वाला पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस है। कोई दर्द नहीं है। ठीक, अगर ऐसा है भाई और बहनों, तो करंट का फ्लो कैसे होगा समझिएगा। करंट जाएगी फॉरवर्ड बाइस वाली में से, और ये गई और नीचे उतरी और इधर गई और ऊपर चली गई। ये करंट का डायरेक्शन है। यानी आपको फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहां पर आउटपुट मिलने वाला है 0 से लेकर के T/2 तक। राइट? अब मैं दूसरी सिचुएशन लेने जा रहा हूं। मैं पहले वाली सिचुएशन को मिटाऊंगा नहीं ताकि आप कंपेयर कर सके। हां, इसको मिटा दूंगा, इसको मिटा दूंगा। दूसरी वाले सिचुएशन में ये निगेटिव हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, या कह लो ये पॉजिटिव हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ये निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव।
अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अब ये फॉरवर्ड रिवर्स के बजाय फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये कैसा हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। ये देखो हाइयर से जुड़ गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और इधर वाला ये रिवर्स बायस हो गया। करंट देखते हैं, अगर करंट है ये प्लस है, अब ये लाल वाला रिवर्स पहले वाले का है फर्स्ट हाफ के लिए। अब देखो करंट यहां से जाएगी, ये ऊपर जाएगी, फॉरवर्ड बायस है ना, इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बायस है। यहां गई करंट, यहां आई, और करंट फिर इधर गई, और करंट यहां गई, और करंट यहां चली गई। यानी करंट यूं यूं यूं। अगर आप गौर कर पा रहे हो आउटपुट में, तो पहले फर्स्ट हाफ के लिए जिस डायरेक्शन में करंट थी, सेकेंड हाफ के लिए भी उसी डायरेक्शन में करंट है। यानी सेकेंड हाफ साइकिल के लिए भी आपको रिपल मिलेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में मिलेगी। तो आधे साइकिल के लिए भी आउटपुट मिला, फर्स्ट हाफ के लिए भी और सेकेंड हाफ के लिए भी मिला। और एक साइकिल चली तो आपको कितने रिपल मिले, 2 रिपल मिले। तो न्यू साइकिल चलेगी तो कितने रिपल मिल जाएंगे, 2 न्यू, राइट। इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एक और है जिसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या नाम है, ब्रिज रेक्टिफायर। भाई और बहनों, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। कितने डायोड, 4 डायोड बनाते हैं आपके लिए। ध्यान से देखना, यहां पर इनपुट मान लो, हम इनपुट अब नहीं बना रहे, बार बार इनपुट क्या बनाना है, पहले इसको बना लेते हैं। ये देखो 4 डायोड बनेंगे। ठीक, यहां पर आप दे दो इनपुट, ये लो इनपुट है ना, और यहां पर पता करो प्राप्त करो आउटपुट। कोई और भी शक्ल हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही शक्ल बनेगी। मैंने बना दिया तो बना दिया। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए भाई और बहनों, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आप इसे प्लस मानो और इसे माइनस मानो। तो अगर प्लस से ये जुड़ा है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और यहां पर इसका n प्लस से जुड़ा है तो ये है रिवर्स बायस। यहां माइनस जुड़ा हुआ है इससे, यानी ये है फॉरवर्ड बायस, और यहां माइनस जुड़ा हुआ है इससे, ये है रिवर्स बायस। क्लियर है? चलो करंट को दिखाते हैं। करंट जाएगी यूं, फिर जाएगी यूं, फॉरवर्ड बायस में ही जाएगी खाली, ये जाएगी, नीचे उतरी, आगे बढ़ी, फॉरवर्ड बायस कौन है, ऊपर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर चली आई। इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बायस है। करंट यूं मुड़ेगी, यूं चली आएगी। जो जो फॉरवर्ड बायस होगा करंट वहीं से जाने वाली है। तो आपको आउटपुट में करंट मिली, ये लो, कोई दर्द नहीं। अब इसको यहीं रहने दो, हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सिचुएशन सोचते हैं। ये पुराने वाली करंट की डायरेक्शन को एज इट इज रहने दो, ठीक, खाली समझने के लिए। लो, अगले वाले के लिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
अगर ये प्लस हुआ तो ये हायर से जुड़ा है, यानी ये फॉरवर्ड बाइस हुआ। ये हायर से जुड़ा है, ये रिवर्स बाइस हो गया। ये निगेटिव इससे जुड़ा है, ये रिवर्स बाइस हो गया। और ये निगेटिव से ये जुड़ा है, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। करंट देखो, इधर से चली करंट, फॉरवर्ड बाइस को मिली, फिर ये रिवर्स बाइस है, करंट उधर नहीं जाएगी, इधर गई, फिर नीचे उतरी, फिर इधर भागेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फॉरवर्ड बाइस में जाएगी, इधर पहुंच गई। फिर से देखो, कई लोग का नेटवर्क चला गया। ये देखो कौन मिला फॉरवर्ड बाइस, ये कि ये इधर गई, फिर ये रिवर्स है, उधर थोड़ी जाएगी, ये रिवर्स है, नहीं जाएगी, उधर जाएगी। जो फॉरवर्ड बाइस होगा उधर ही जाएगी। अगर आप आउटपुट में देखो तो करंट सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? अरे उसी डायरेक्शन में है, यानी बिल्कुल फुल वेव रेक्टिफायर जैसा काम हुआ है। लेकिन यहां कितने डायोड लग गए? 4 डायोड लग गए भाई और बहनों। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट है एक तरह की भाई और बहनों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड का यूज पढ़ा। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है इसमें रेक्टिफिकेशन सर्किट में भाई और बहनों। यहां पर आप देख सकते हैं ये जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर की तरफ पे यूज है। एक बार हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ा है जी, और एक बाद में फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ा है। दोनों के लिए दोनों बार आपको मिल रहा है आउटपुट। क्लियर? तो भाइयों बहनों, हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए मिला तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खास देख लीजिए। जब करंट मिलती है तो इस रूप में मिलती है, वेरिएबल। अब किया क्या जाता है, रेक्टिफायर के बाद एक सर्किट लगाई जाती है, जो सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, यानी ये एक आउटपुट, ये फिल्टर सर्किट कहते हैं इसको। फिल्टर सर्किट क्या करता है, इस करंट के सिर्फ उसी कंपोनेंट को जाने देता है जो डीसी है। डीसी का मतलब जहां तक वैल्यू कांस्टेंट रही। तो आप टॉप पे देखोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट रही, इसी वैल्यू को ये इस पार जाने की इजाजत देता है। तो आपको करंट का ये देखो टॉप वाला वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है आपको? तो जब रेक्टिफायर किया जाता है तो ये कंप्लीट डीसी में नहीं बदला, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू में नहीं बदला है, तो डीसी, लेकिन कांस्टेंट डीसी में नहीं है। हम करते क्या है, एक फिल्टर लगा करके, यानी कैपेसिटर लगा करके हम इस तरह की करंट को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको इसमें बहुत डिटेल फिल्टर सर्किट में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतनी ही बात जाननी थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी अगले लेक्चर पे हम लोग बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं जेनर डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भगवान आप सबको अपनी क्षेत्र छाया में रखे। थैंक यू वेरी मच।